साथियों, आप सुन रहे हैं सीएमएस विश्व वॉइस। सीएमएस विश्व वॉइस स्टूडियो कानपुर रोड रेडियो स्टेशन से। और साथियों, आज एक बार फिर कार्यक्रम मुखातिब लेकर मैं हूं सीएमएस कम्युनिटी रेडियो पर आपका दोस्त हर्ष बाबा। साथियों, आज कार्यक्रम मुखातिब में हम मुलाकात करने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपने जीवन को बच्चों की शिक्षा के लिए समर्पित कर दिया है, जिनकी निष्ठा और लगन देखते ही बनती है, जिनके समर्पण, प्रतिबद्धता और दूरदृष्टि ने समाज में एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। बहाई धर्म और सभी धर्मों को मानने वाली मूल विचारक होने के साथ साथ आप शिक्षा के क्षेत्र में विशेष कार्य करने वाली एक शख्सियत हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लेक्चरर, साइकोलॉजिस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की संस्थापिका निदेशिका डॉक्टर भारती गांधी जी के बारे में। आज के कार्यक्रम मुखातिब में हम मुलाकात करेंगे डॉक्टर भारती गांधी जी से। विश्व शांति और विश्व एकता के लिए महत्वपूर्ण कार्य करने का जज्बा रखने वाली डॉक्टर भारती गांधी को देवी अवार्ड, जनप्रिय व्यक्तित्व सम्मान, भारतीय नारी सम्मान, कीर्ति श्री अवार्ड, आधी आबादी वुमन अचीवर्स अवार्ड, रानी लक्ष्मीबाई ब्रेवरी अवार्ड और द हाउस ऑफ कॉमन्स, ब्रिटिश पार्लियामेंट लंदन यूके में एक्सीलेंस इन स्कूल एजुकेशन अवार्ड 2019 फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट से नवाजा गया है। तो चलिए, आज के कार्यक्रम मुखातिब में हम बात करेंगे डॉक्टर श्रीमती भारती गांधी जी से। जी, मैं आपका बहुत अभिनंदन और वंदन करती हूँ। ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स के चर्चिल हॉल में एक आयोजित किया गया था, जिसके अंदर वहाँ की जो बैरोनेस थॉर्नटन हैं, जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स की एमपी हैं और डिप्टी हेल्थ मिनिस्टर हैं, वो वहाँ मौजूद थी। और उन्होंने अन्य जो डिग्निटरीज इंडिया से गए थे उनके साथ हाउस ऑफ कॉमन्स में इस चर्चिल हॉल में ये एक प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट प्रदान किया, लाइफ टाइम अचीवमेंट। तो देखिए, जो लोग अच्छा काम करते हैं तो उनका उद्देश्य कोई सर्टिफिकेट प्राप्त करना नहीं होता है। वो तो उनकी एक नियति है, ये उनकी एक नेचर है, ये उनका एक अंदरूनी कर्मठता है, एक अंदरूनी उनका ये अपने लिए एक वायदा है और वो उस काम को करते रहते हैं। इसके पहले भी सिटी मॉन्टेसरी स्कूल को एक यूएनएसको द्वारा अवार्ड, इंटरनेशनल अवार्ड फॉर पीस एजुकेशन दिया गया था, पेरिस में बुला करके। सन 2002 में सिटी मॉन्टेसरी स्कूल को चुना गया, अवार्ड दिया गया था। तो हमारा जो लक्ष्य है वो यही है, हमारा लक्ष्य है कि हम बच्चों को तैयार करें और इसलिए तैयार करें कि वो दुनिया से लड़ाइयाँ समाप्त कर सकें। जिस जगह पर आप आज हैं, निश्चित तौर पे बहुत संघर्ष रहा होगा। बचपन की कुछ यादें हैं जो हमारे सुनने वालों को आप बता सकें? क्या बचपन भी संघर्ष में बीता? हाँ, हम तो संघर्ष के हमेशा से ही पुजारी रहे हैं, क्योंकि हमारे जमाने में आज़ादी का बचपन में लड़ाई चल रही थी और उस लड़ाई में हमारे परिवार के लोगों ने बहुत बड़ा योगदान दिया था। हमारे फादर जो थे वो तो पंजाब में रहते थे, वहाँ पर वो रेलवे में इंजीनियर थे और उन्होंने वहाँ पर भी लड़ाइयाँ बहुत होती थी, संघर्ष बहुत होता था। और उन्होंने हमको अपना जो पैतृक स्थान है बुलंदशहर, वहाँ पे रखा था हमारी बहन के साथ। तो हमारी जो बहन थी वो बहुत ही गरीबी में रहती थी, क्योंकि जो हमारे जीजा जी थे वो स्वतंत्रता संग्राम में पूरी तरह से कूद चुके थे। तो उस वातावरण में हम पले। हमारी बहन जो थी चरखा काटती थी और संडे को चरखा यज्ञ होता था, उसमें भी चरखा काटती थी। और हमारे जीजा जी जो थे वो बहुत ज़्यादा
पालन करते थे, गांधी जी के रास्ते पे चलते थे, तो वो न केवल खादी पहनते थे बल्कि वो भी चरखा काटते थे। और हमारी बहन जो थी वो खादी की साड़ी जो थी वो बनाने के लिए इतना सूत नहीं काट पाती थी, तो वो मार्किन की साड़ी पहनती थी। उस जमाने में 1.25 रुपए में मार्किन की एक साड़ी आ जाती थी, क्योंकि बहुत गरीबी थी। और उस वक्त में हमारा जीवन कठोर अनुशासन में बीता। तो इस तरह हमने देखा। फिर हमारे फादर जब वहाँ से पंजाब से यहाँ लौटे तो उनको ब्रेन इंजरी हो गई। तो जब वो निकले और स्वस्थ होकर निकले तो उन्हें पता चला कि वो नौकरी से बाहर कर दिए गए हैं। इसी बीच में फिर पार्टीशन भी हो गया और हम लोगों का बहुत उसमें नुकसान हुआ। फादर की नौकरी चली गई रेलवे के परमानेंट एम्प्लॉय होते हुए भी, और वो कागजात जो उनके थे मंगाए जा रहे थे, तो 5 साल तो लग गए उनके पाकिस्तान से कागज आने में जी। तो 5 साल तक तो हम लोगों की वैसे ही पढ़ाई बहुत चौपट हो गई, क्योंकि हम लोग का परिवार काफ़ी बड़ा था। हम लोग करीब 11 भाई बहन थे और माताजी पिताजी। तो बहुत ज़्यादा हमारा जो मकान था उसमें स्कूल चल रहा था, तो वो भी खाली नहीं हुआ, तो हमें किराए के बहुत छोटे मकान में रहना पड़ा। पढ़ाई जो थी वो करने के लिए पैसे नहीं थे, तो हमने प्राइवेट प्रवेशिका किया, प्राइवेट विद्या विनोदनी किया, हाई स्कूल प्राइवेट पास किया। फिर इंटर में हमारा दाखिला हुआ गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में, तो हमारे पास में करीब वो 3-4 मील की दूरी पर था हमारे यहाँ से, तो हम लोग को पैदल ही जाते थे हम। तो हमारे जो बस आती थी स्कूल की वो 1.25 रुपया महीना लेती थी, तो हमारे फादर वो भी अफोर्ड नहीं कर पाते थे, तो हम पैदल ही स्कूल जाते थे, पैदल ही आते थे। और हम लोगों का जीवन फिर इंटर में, हालांकि हमने बहुत उसमें टॉप किया पूरे ज़िले में, लेकिन फिर भी हम लोगों को बीए था ही नहीं, डिग्री नहीं थी बुलंदशहर में, डिग्री कॉलेज नहीं था, तो कहीं बाहर जाना पड़ा। तो बाहर जा कर के फिर हमने कानपुर में अपना एडमिशन लिया डीएवी कॉलेज में, और वहाँ पर हमको मुन्नी लाल छात्रावास में रहने को मिला। 40 रुपये महीने वहाँ पढ़ते थे, तो हमारे पास में वो भी नहीं थे। तो हमने फिर एक वहाँ ट्यूशन किया, बिरहाना रोड पर एक सज्जन थे, उनकी पत्नी को पढ़ाने का, तो 30 रुपया महीना वो हमको देते थे। तो हम अपनी साइकिल से वहाँ पढ़ाने जाते थे उनको, और 10 रुपया महीना हमारे फादर कहीं से भी हमारे लिए मैनेज करके दे देते थे, और 40 रुपया महीना। और डीएवी कॉलेज के प्रिंसिपल थे मिस्टर भटनागर, उन्होंने हमारी फीस भी माफ़ कर दी थी। इस तरह हमने वहाँ पर रह करके, छात्रावास में रह करके बीए किया। उस ज़माने में 2 साल का बीए होता था, और उसमें हमको काफ़ी अच्छे नंबर मिले, 59% नंबर हमको मिले। और हमने ऐसे विषय लिए थे जो कठिन थे, जैसे इंग्लिश, ज्योग्राफी एंड साइकोलॉजी। उसके बाद फिर हम अपने वहाँ चले गए और वहाँ पे काम करने लगे बरेली में, एज टेलीफोन एक्सचेंज में 3 रुपया रोज मिलता था जी। तो उसके बाद फिर हमारा बीएड में, या जिसे एलटी बोलते हैं, एलटी बेसिक में लखनऊ में एडमिशन हो गया। उसमें 30 रुपया महीना वजीफा मिलता था। सिलेक्शन बहुत मुश्किल था, कुल 30 छात्राएं पूरे उत्तर प्रदेश से उसमें चूज की जाती थी, छात्र छात्राएं कुल मिलाकर के। तो वहाँ पे हमारा टीचर ट्रेनिंग हो गया। फिर हम बरेली चले गए और वहाँ पर हम काम करने लगे। गर्मी की छुट्टियों में तो बंद रहते हैं, तो टेलीफोन एक्सचेंज में हमको 3 रुपये रोज पर नंबर प्लीज करके जो करते हैं, उस ज़माने में हाथ से मिलाते थे, तो वो जॉब मिला, वो हमने किया। और उसके बाद में फिर हमारे को जॉब मिला, एक बेहतर जॉब मिला टेलीफोन एक्सचेंज में ही, मिलिट्री के में, जिसमें कि जो शहर से करीब 6-7 किलोमीटर था। तो साइकिल पर हम जाते थे, साइकिल पर आते थे, और फिर हमने 117 रुपये महीने पर मिलिट्री एक्सचेंज में काम किया। इसी तरह संघर्ष चलता ही रहा जीवन का। हमारा जीवन जो था वो सदा ही आगे बढ़ने के लिए इसलिए भी था क्योंकि हमारे फादर की नौकरी नहीं थी, तो हमारे को सारे परिवार को चलाना भी था, बड़ा परिवार था, तो हम बराबर प्रयास करते रहे। फिर हमारे को सौभाग्य से हमारी एक प्रिंसिपल थी जो बाद में रीजनल इंस्पेक्टर्स ऑफ गर्ल्स स्कूल हो गई थी, तो बरेली में हम उनके पास रहे
और उनको हम मदद करते थे उनके काम में। तो बहुत खुश हो गई हमारे काम से। तो पैसा तो कोई नहीं देती थी वो, लेकिन उन्होंने जब वहाँ पर शिक्षा के बड़े एडिशनल डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन आए वहाँ बरेली में, तो उन्होंने उनसे कहा कि ये लड़की बहुत मेहनती है और योग्य भी है और LT भी कर रखा है इसने, B.Ed भी कर रखा है और मनोविज्ञान में ये बहुत होशियार है। तो उन्होंने कहा अच्छा मेरे यहाँ एक पोस्ट खाली है लखनऊ में जिसमें कि मैं इनको असिस्टेंट मनोवैज्ञानिक बना सकता हूँ। तो उन्होंने हमारा अपॉइंटमेंट और उस टेम्पररी अपॉइंटमेंट में करने की वजह से हम काम करने लगे। फिर उसके बाद मौका आया तो ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी इलाहाबाद में प्रॉपर मनोवैज्ञानिक की ट्रेनिंग होती है। उसमें केवल 15 लोग लिए जाते थे यूपी से, उसमें कोई फीस नहीं ली जाती थी। तो फिर उसमें हमारा सिलेक्शन हो गया, लेकिन फीस तो नहीं पड़ती थी, पर रहने का खर्चा कहाँ से आता। तो फिर हमने कोशिश की कहीं स्कॉलरशिप मिल जाए, तो कोशिश करके हमारे को एक स्कॉलरशिप हमको मिला 80 रुपये पर मंथ का उस जमाने में। तो हमारी चूँकि सौतेली माँ थी, तो इसलिए हमारी बहन को भी हमें अपने साथ रखना पड़ा। उसे भी BA हम करा रहे थे वहाँ। तो हम और वो दोनों किराए के मकान में एक में रह करके हमने वो किया मनोविज्ञान का डिप्लोमा इन साइकोलॉजी अलोंग एज एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट वो किया, और वो हमारे साथ बहन रही। फिर उसके बाद में पब्लिक सर्विस कमीशन से पोस्ट निकली थी, तो उसमें हमने अप्लाई किया जी। तो उसमें हम चुन गए एज मनोवैज्ञानिक यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन में। तो फिर हमारी परमानेंट जॉब लग गई लखनऊ में, हम काम करने लगे। इसी बीच में हमने सोचा M.Ed कर लें, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में हमारा M.Ed में दाखिला बहुत मुश्किल होता था, वो हो गया। तो हम यहाँ से लीव विदाउट पे लेकर के M.Ed करने लगे। तो फिर पैसे कमाने की ज़रूरत थी, क्योंकि घर कैसे चलेगा लखनऊ में। तो फिर यहाँ पे बप्पा श्री नारायण जो इंटर कॉलेज है, उसमें नर्सरी सेक्शन में हमको नौकरी मिल गई 72 रुपये महीने की जी। तो हम सवेरे 7 बजे जाते थे, 7 से 1 बजे तक हम स्कूल में पढ़ाते थे, जिसका हमें 72 रुपये पर मंथ मिलता था। और फिर साइकिल से यूनिवर्सिटी जाते थे, M.Ed में पढ़ते थे। वहाँ पे 2 से लेके 6 तक क्लासेस होते थे। 6 से 8 तक लाइब्रेरी में, टैगोर लाइब्रेरी में पढ़ते थे। फिर आते थे, तो इस तरह 7 बजे से लेके रात को 8 बजे तक लगातार काम करते रहे। इसी बीच में M.Ed में हमारी श्री गांधी जी से मुलाकात हो गई। तो गांधी जी ने हमारे को शादी का ऑफ़र किया हमारे फादर से, तो वो शादी हो गई। तो फिर जो था, हमने अपनी जो नौकरी थी वो आधे टाइम की करती शादी के बाद भी। लेकिन फिर शादी के बाद M.Ed का भी मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा वजन था, पूरा करना था, थीसिस लिखनी थी। तो और गांधी जी जो थे उनका सोशल, क्योंकि ये लखनऊ यूनिवर्सिटी यूनियन के प्रेसिडेंट थे, तो सामाजिक सर्कल इनका बहुत बड़ा था, तो लोग बुलाते थे, जाना पड़ता था। तो फिर हम इतने ज़्यादा व्यस्त हो गए, तो हमें वो भी नौकरी छोड़ देनी पड़ी परमानेंटली। और हमारा जो था, उसके बाद 28 अप्रैल को हमने जो छुट्टी हमारी LWP थी वो समाप्त मैंने हो गई, और हमने ज्वाइन कर लिया एज मनोवैज्ञानिक। लखनऊ में ही हमारा अपॉइंटमेंट था। तो इस तरह से संघर्ष चलता ही रहा। तो गांधी जी बोले नौकरी छोड़ दो शादी के बाद। तो हमने कहा कैसे छोड़ दें, इतनी मुश्किल से तो नौकरी मिली है, और हमें अपने माता पिता के परिवार को भी देखना है, पालन करना है। तो उन्होंने कहा नहीं, वो सब मिलकर करेंगे, आप छोड़ दीजिए। गांधी जी का भी कोई ज़्यादा इनकम वगैरह नहीं थी। ये एक नाइट कोचिंग कॉलेज चलाते थे, तो उसमें वो फरवरी तक ही चलता था। मार्च अप्रैल मई जून में तो इम्तहान हो जाते हैं, तो बंद हो जाता था। तो वो भी संघर्ष करते करते तो फिर हम लोगों ने अपना जो ये घर था, इसी में स्कूल खोल दिया। और चूँकि खर्चे की ज़रूरत थी, तो मैंने यहाँ पर खुनखुंजी गर्ल्स डिग्री कॉलेज में नौकरी कर दी। तो मैं सवेरे जाती थी 6 बजे और 8 बजे वहाँ से आ जाती थी, और मुझे वो 100 रुपया महीना देते थे पार्ट टाइम एजुकेशन पढ़ाने का। तो मेरे को वो इनकम थी। और गांधी जी का कोचिंग कॉलेज से लेकर के फिर सिटी मॉन्टेसरी स्कूल चलने लगा। बहुत ही मुश्किल से खुला, 5 बच्चे आए बड़ी मुश्किल से, और आप तो सब जानते ही हैं उसके बाद का इतिहास। दीदी, कठोर अनुशासन, संघर्ष, इतनी मेहनत, यहाँ तक पहुँचने का श्रेय आप किसको देते हैं? मैं पहला श्रेय तो भगवान को देती हूँ, जिन्होंने कि मुझे ये इच्छा शक्ति दी।
दूसरा मैं श्रेय अपने फादर को देती हूँ, जिन्होंने कि हमेशा कहा कि मेरी लड़कियाँ नहीं है, क्योंकि वो 8 बहनें थे और 3 भाई थे, तो वो कहते थे मेरे लड़कियाँ नहीं है, मेरे लड़के हैं। हमेशा उन्होंने ये हमेशा कहा कि तुम्हें अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो तुम्हें हर हालत में अंग्रेजी सीखनी है और गणित सीखना है। उसका श्रेय हम अपने फादर को देते हैं। दीदी, इतना बड़ा अवार्ड आप लेके आई हैं, यकीनन अच्छा महसूस हो रहा होगा। हाँ, मुझे ये लगा कि ये मेरे सब कार्यकर्ता मेरी आंखों के सामने थे, क्योंकि जो भी मेरे सहयोगी हैं उन्हीं की मेहनत है, तो फल तो किसी न किसी को मिलेगा ही। तो मैं चूंकि हेड हूँ तो इसलिए मुझे फल मिल गया। अटूट मेहनत मेरे कार्यकर्ताओं की है। शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह के अवार्ड लोगों को प्रेरित करते हैं, क्या कहना है आपका? हाँ, प्रेरणा के लिए जरूरी है। अगर हमें कोई रिकॉग्नाइज करता है इनाम दे करके और बड़े स्तर पर करता है तो और ज्यादा मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, आज इतने हजारों बच्चे यहाँ से पढ़कर निकल रहे हैं, सारी दुनिया में जा रहे हैं। सीएमएस का विजन क्या है मैम? सीएमएस का विजन है दुनिया से लड़ाइयाँ बंद कराना, और उसके लिए जो हथियार चुना गया है वो है जय जगत। जब जय जगत हम लोग मानेंगे, माने दुनिया की विजय हो, तो जब दुनिया की विजय का मतलब है कि जब दुनिया से लड़ाइयाँ मिटे, तो उसके लिए जय जगत का मतलब हुआ कि विक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, सारे दुनिया के जितने भी देश हैं सबकी जय हो, विक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हो। तो जब विश्व की सरकार बनाई जाएगी और विश्व की सरकार जब बनेगी तो एक ही सेना होगी, लड़ाइयाँ बंद हो जाएंगी और शांति आ जाएगी। ये ईश्वर के द्वारा रचित एक रचना ही माना जाएगा कि सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के बच्चे सारी दुनिया में शांति का पैगाम लेकर जा रहे हैं। आपकी दिनचर्या क्या है सुबह से लेकर शाम तक? मेरी दिनचर्या जो है, मैं सुबह उठती हूँ करीब 6 बजे और तब से लेकर के मैं अपना थोड़ा भगवान का नाम लेती हूँ, प्रार्थना वगैरह करती हूँ। उसके बाद फिर मैं एक सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में हेड ऑफिस में, एक ऑफिस में भी प्रेयर होती है शुरू से, जब से स्कूल शुरू हुआ है 9:30 से 10 तक, उसमें भाग लेती हूँ। फिर स्कूल के काम में जुट जाती हूँ और कभी ऐसा भी होता है कि मैं ब्रांचों पे जाकर के, शाखाओं पे जाकर के प्रार्थना सभाओं में भाग लेती हूँ और टीचर्स को बहुत आदर करती हूँ। टीचर को मैं कहती हूँ कि आप ही सब कुछ हैं, बिकॉज दुनिया की जितनी भी सेवाएं हैं उन सेवाओं में से श्रेष्ठतम और महानतम सेवा टीचिंग की है, बच्चों को शिक्षा देने की है, और उनके जो कोमल हृदय हैं उनमें भगवान का प्यार स्थापित करने की है। तो इस प्रकार से बिना भगवान के आशीर्वाद के, बिना भगवान की शक्ति प्राप्त करे, बिना भगवान की योजना को आगे रखने का काम करे, उसके बिना तो कुछ भी प्राप्ति नहीं होती है। तो हमारे बच्चे हमेशा ही जय जगत कहते हैं, स्कूलों में भी जय जगत कहते हैं, घरों में भी जय जगत कहते हैं, और वो उनके पेरेंट्स भी जय जगत कहते हैं। और उसका एक शांति का उदाहरण भी है हमारे यहाँ पर। जब तो इसका श्रेय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने रिसर्च किया था, तो उन्होंने सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की मॉरल एजुकेशन को दिया, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं। जैसे कि आजकल पढ़ रहे हैं करीब 57,000 बच्चे एक ही शहर के अंदर, तो 57,000 बच्चे हुए और लखनऊ की आबादी कुल 12 लाख थी। तो ये संदेश जो था हर व्यक्ति को, लखनऊ के व्यक्ति को एक से ज़्यादा टाइम, 2 या 3 बार मिल चुका था। तो इसलिए भगवान की बड़ी कृपा है कि हमारे बच्चे वो काम कर रहे हैं जो इस युग की आवश्यकता है। कर्म या भाग्य, 2 चीजें जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। आपने किसको हमेशा सबसे प्राथमिकता दी है? भाग्य तो कर्म ही बनाता है, तो जैसा कर्म हम करेंगे वैसा भाग्य हमारा बनेगा। तो हम मानते हैं कि कर्म करना चाहिए। और कौन सा कर्म करना चाहिए? जो इस युग के लिए यहाँ की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करे। वो कौन बताएगा? तो उसके लिए युग युग में महान प्रणेता आते हैं, महान अवतार आते हैं, वो बताते हैं। इस युग के लिए उन्होंने यही बताया है कि इस युग में एकता लानी है, और जब एकता लाएंगे तो शांति स्थापित हो जाएगी। सपना, ख्वाब अभी कौन सा बाकी है? आपने इतना कुछ किया है, ये संदेश पूरी दुनिया में आपने फैलाया है कि विश्व में शांति हो। आप इसमें सफल भी हैं, हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ हैं। और कौन सा ख्वाब है जिंदगी का जो अभी आप देखती हैं? यही एक ही ख्वाब चल रहा है,
एक तो मैं जो हमारे हस्बैंड है मिस्टर जगदीश गांधी, तो उनका ये जो लगन से काम करना है, तो मैं समझती हूँ कि मैं भी वही उतनी ही लगन से काम करूँ जितनी लगन से वो काम करते हैं। बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं, युवा भी सुन रहे हैं, वृद्ध भी सुन रहे हैं। आपकी इतनी तरोताजगी और इतने उत्साह का राज क्या है? मैं क्या बताऊं, मैं तो यही समझती हूँ कि मैंने कोशिश की है कि मैं भगवान की इच्छा को जानूं। तो इस युग के जो अवतार हैं बहाउल्लाह, तो उन्होंने एक ही बात कही है कि हमारा एक लक्ष्य है, वो है सारी वसुधा को, जो हमारे ग्रंथों में भी लिखा है, सारी वसुधा को एक कुटुंब बनाना। तो जब तक सारी वसुधा एक कुटुंब नहीं बन जाती है, तो तभी तो प्यार होगा। तो तब तक हम कैसे शांत बैठ सकते हैं। एक संदेश, बहुत सारे लोग अभी आपको सुन रहे हैं, एक संदेश हम चाहेंगे आपसे। मेरा संदेश ये है कि हम लोगों को ईमानदारी से खूब कड़ी मेहनत करनी चाहिए और ऊंचे से ऊंचे लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहिए। अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं तो यहाँ या जो भी जिस क्षेत्र में काम करते हैं, उनको कड़ी मेहनत करके भगवान के रास्ते पर चल के एक बहुत ऊंचा दर्जा अपने काम में हासिल करना चाहिए। जैसा टाटा ने किया, जैसे महात्मा गांधी ने किया, सबने बहुत मेहनत की। ऐसी मेहनत हम लोगों को करनी चाहिए। आपने हमसे बात की है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत धन्यवाद, आपने हमें सबके बीच में अपनी बातें बताने का मौका दिया। जय जगत। साथियों, आज के कार्यक्रम मुखातिब में हम मुलाकात कर रहे थे डॉक्टर श्रीमती भारती गांधी जी से। आप समाज के लिए एक प्रेरणा हैं। आपका जीवन के प्रति उत्साह देखते ही बनता है और सभी को खुशहाल जीवन जीने की ओर प्रेरित करता है। आपने जिंदगी के कई उतार चढ़ाव देखे हैं। आपने हमेशा जरूरतमंदों की मदद की है। आपने सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के संस्थापक प्रबंधक डॉक्टर जगदीश गांधी जी के साथ मिलकर विश्व शांति और विश्व एकता का एक सुनहरा सपना संजो रखा है। हम डॉक्टर श्रीमती भारती गांधी जी को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं और कामना करते हैं कि आप विश्व शांति और विश्व एकता का पैगाम आने वाली पीढ़ियों को यूं ही देती रहें। तो साथियों, अब दीजिए आज के मुखातिब कार्यक्रम से इजाजत अपने दोस्त हर्ष बाबा को, इस वादे के साथ कि एक और शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे बहुत जल्द ही। तब तक के लिए जय जगत।